बेटा आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक इसके कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए नोटेशन दोनों की अलग अलग होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बट दोनों का मीनिंग एक ही है बेटा। हम यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। इसी टॉपिक का मैं दूसरा नाम ये भी बोल सकता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो यहाँ तो हम बेटा क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के उसको प्रूव कर देंगे। तो दोनों एक ही चीज है बेटा, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो रहेगा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा पीछे रिकॉल करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको, जो हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर पढ़ा था। एनालिटिकल रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के अंदर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था बेटा। वी नो दैट R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a। ये हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं बेटा। किसका प्रयोग करके निकाला था हमने? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था। उसके अंदर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट की थी, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया था रेजिस्टेंस का। तो देखिए अगर मैं L और A को अलग कर दूं तो क्या बन जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। इस पूरे फैक्टर को m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर बेटा? इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। कर चुके हैं हम ये। रो इज कॉल्ड रो, रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस पूरी की वैल्यू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये हो गया हमारे पास। तो अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं? सो r इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया रो इंटू एल बाई ए। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल की रेजिस्टिविटी बोलते हैं बेटा। तो अब r देखिए क्या है, रेजिस्टेंस। ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब इसकी टर्म देखिए बेटा जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो बेटा लेक्चर नंबर 3 और 4 आप पढ़ना, उसके अंदर हमने ये पूरा डिटेल में स्टडी किया था वहां पर। तो देखिए एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यानी आपको कंडक्टर की वो लेंथ लेनी है जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे करंट इधर जा रहा है तो आपको एरिया कौन सा लेना है? जो उसके परपेंडिकुलर हो करंट के। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और जो टाउ है वो क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने वहां डिस्कस किया था। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उनका जो आयन के साथ कोलिजन होगा, कोलिजन से पहले कितनी देर तक उन्होंने रिलैक्स किया, यानी जो रिलैक्स का टाइम है ना, उसी को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और सारे इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होगा कोलिजन से पहले का, उन सब का एवरेज निकाल देंगे, वो क्या कहलाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है बेटा। देखिए अगर इस फॉर्मूले की बात करूं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो R और रो एक दूसरे के क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो रो भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो रो भी घटेगा। इसीलिए मैंने ये कहा था कि हम एक चीज पढ़ लेंगे तो दूसरा अंडरस्टूड है, रिलेशन बिल्कुल सेम रहेगा। आप ये भी कह सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस निकाल दो चाहे रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है बेटा। तो ये आपका पीछे का रिवाइज था। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर आता हूं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, हमने बात करी थी टेम्परेचर की, रिलेशन निकाला था हमने R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो रो कितना आया था बेटा? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा, ठीक है बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, मैंने इंक्रीज को अपवर्ड रो से ऐसे रिप्रेजेंट किया। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो दो इफेक्ट आते हैं बेटा। देखिए कौन कौन से हैं वो इफेक्ट। जैसे आप डायग्राम वगैरह बना के समझना चाहो तो ऐसे समझ लीजिए। सपोज करो ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है,
कैसा भी है, चाहे वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या एलॉय है, तो उसमें दो प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। ये कोई सब्सटेंस था, चाहे कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या एलॉय हो, ठीक है। क्या होगा बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझ रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, जो भी है, मेरे को नहीं पता सब्सटेंस क्या है, कुछ भी है वो। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। आपको पता है, किसी भी, जैसे वाटर को ले लो आप, पानी को आप गर्म करते हो तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, जल्दी से पानी से ऊपर उठता है ना, उसी प्रकार से इसमें होगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा, तो ये ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे, इनका वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा ऐसे, दे वाइब्रेट विद मोर एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ाया, पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला प्रभाव, मोर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। भी वाइब्रेशन ज्यादा हो गई तो इसके रास्ते में जो चीज आएगी, ये तो वही हो गया ट्रैफिक वाला काम। भी आपने स्पीड बढ़ा दी, कोई भी जा रहा है तो स्पीड होने से एक्सीडेंट के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे बेटा। तो वही काम यहाँ हो जाएगा, अगर स्पीड बढ़ गई तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अभी कोलिजन बढ़ गए तो क्या था बेटा, दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच में जो रेस्ट का टाइम था उसको क्या कहा था तुमने, रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज है, इससे टकराने से पहले जो समय लगा वो रिलैक्सेशन टाइम। अब कोलिजन जल्दी हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अब यहाँ आइए बेटा, अगर ये वाली चीज घट गई टाउ, तो रो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। समझ रहे हो आप, या यहां से कह दो आप, टाउ घट गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये हो गया बेटा पहला इफेक्ट टेम्परेचर से। दूसरे पर आ जाओ फिर। अब मैं ये बात करता हूं कि दूसरा प्रभाव क्या होगा। सपोज करो मेरे पास कोई एटम है, इस टर्म में समझ लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैंने उनको एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइज हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से। दूसरा प्रभाव, इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन बढ़ गया। भाई इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री। तो इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो क्या कहूंगा, मोर इलेक्ट्रॉन फ्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए बेटा। ये देखो लिखा था आपने, पीछे मैंने बताया, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूँ फ्री कैरियर, इलेक्ट्रॉन ना कह के जो चीज भी फ्री हो रही है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कैरियर, फ्री होने वाले कैरियर की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मोर इज द इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो नंबर ऑफ कैरियर्स फ्री होगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर की, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, एन के बढ़ने से, देखिए एन बढ़ गया, यहां से देख लो एन बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज। यहां से भी कह सकते हो एन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो दो है बेटा, देखो दो ही चीजों पर तो डिपेंड करती है। ये तो चीजें कांस्टेंट है बेटा, ये चीज तो कांस्टेंट है। यहां अगर बात करूं तो एम एल ई और ए, तो दो ही चीजों पर डिपेंड है, एन पर और टाउ पर। तो मैंने दो इफेक्ट बता दिए आपको, क्लियर है बेटा। यहां तक देखिए, अब हमारे पास जो सब्सटेंस है उनको कितनी कैटेगरी में बांट रखे हैं अपन, यहाँ पर अपन बात करेंगे जो हमारे टॉपिक में जो है, एक तो है कंडक्टर, एक है सेमीकंडक्टर, और तीसरा अपन लेंगे बेटा एलॉय। इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करता, कैरियर फ्री है ही नहीं, तो तीन चीजों की अपन यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कंडक्टर में, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप ये बात करो कि मेरे पास 1 ग्राम कॉपर है, कितना है बेटा, 1 ग्राम कॉपर, तो 1 ग्राम कॉपर के अंदर अवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होंगे, एटम्स होंगे। और एक एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, 1 ग्राम कोई भी लिया मैंने, जैसे मैंने कॉपर का ले लिया, 1 ग्राम कॉपर है तो कितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसमें, 10 की पावर 23 एटम होंगे। और अगर एक एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कितना फ्री होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन भी अगर फ्री होता है तो क्या होगा, 1 ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 10 की पावर 23। एक्चुअल में क्या होता है, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात करूं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग होते हैं 10⁻⁴ ये संख्या होती है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि कंडक्टर में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पहले ही बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं इफेक्ट किसका देख रहा हूं, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ने से ये दो काम हुए थे, पहला ये, दूसरा ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंडक्टर के केस में क्या होगा बेटा, जो पहले वाला फैक्टर है ना, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। पहला क्या कह रहा है भी, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या बढ़ेंगे बेटा, कोलिजन बढ़ेंगे। कोलिजन बढ़ने से टाउ डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। इसका प्रभाव ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाली चीज क्या कहती है, नीचे वाली कहती है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले ही इतने ज्यादा हैं, कुछ और आगे तो मैं कहूंगा पहले संख्या इतनी बड़ी है कि बाद वाली संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है ना, उसका रोल क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही कम, ऊपर वाला डोमिनेट करेगा। तो यही कह रहा हूं मैं, इफेक्ट 1 इज मोर देन 2 कंडक्टर के केस। किसके केस में बेटा, कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के पास पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बढ़ने से ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, समुंदर में कुछ डाल दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो भी पहले वाले का फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, इसका फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से, तो इसका इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट होगा। इसके इफेक्ट में हमने क्या देखा है बेटा, हमने देखा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, वाइब्रेशन बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, और इसके डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। आप पूरा यहां से देख सकते हो बेटा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आप यहां पर टेम्परेचर को केल्विन में ले लो, किसमें ले लो बेटा, केल्विन में। तो आर या रो रेजिस्टेंस, या मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, वो क्या होगी, स्लाइटली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी बेटा, क्या बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो ये किसके केस में आ गया बेटा, कंडक्टर के केस में। करंट का पूछा जाए तो क्या कहोगे, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरे पर आ जाओ, दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, जो सब्सटेंस की है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब आधा। इसकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं, इसको मैं कंडक्टर भी बना सकता हूं और इसको इंसुलेटर। डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, इसमें हमारा जो +2 क्लास का लास्ट चैप्टर है बेटा, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर को, ठीक है। तो यहां आप ये समझ लीजिए कि ये दो फैक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी संख्या कम होती है, समझ गए। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो इसमें जब अपन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों प्रभाव होने हैं, पहला इफेक्ट भी होना है और दूसरा भी। परंतु यहां पर डोमिनेट ज्यादा प्रभाव किसका होगा, इस केस में दूसरा फैक्टर ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इफेक्ट 2 इज मोर देन 1 डोमिनेट करेगा बेटा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा। होने दोनों ही काम है, पहला भी होना है, इसमें कोलिजन होंगे, कोलिजन होने से टाइम घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, परंतु ज्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो यही लिखा है मैंने, इफेक्ट 2 इज मोर देन 1। सो टेम्परेचर इंक्रीज किया, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो फ्री होने वालों की है वो ज्यादा हुई। ये ज्यादा हुई बेटा, तो देखिए आप, एन अगर बढ़ा तो रो घटा, और रो अगर घटा तो मैं ये भी कह सकता हूं एन बढ़ने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ। तो अब इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, यहां टेम्परेचर को केल्विन में चूज कर लेना बेटा, ठीक है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, एलॉयज। एलॉय क्या होते हैं बेटा, एलॉय होता है मिक्सचर। हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा मेटल को लेके मिला के हम क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, ये अपन स्पेशली जो डिस्कस कर रहे हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, इस तरह का एलॉय मैंने चूज किया है। तो इसमें क्या होगा, अब मैंने बताया है ये चीज तो सब पर एप्लीकेबल है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वाला प्रभाव भी आना है, पहला इफेक्ट भी आना है और ये दूसरा इफेक्ट भी आना है। परंतु एलॉय के केस में क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई, कैंसिल कर देंगे। ये तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस घटना चाहिए। जब एक बढ़ाने की तरफ है और एक घटाने की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, या मैं कहूं कंपनसेट कर देंगे। तो बोथ इफेक्ट विल कंपनसेट ईच अदर
तो अगर कंपनसेट हो गए तो मैं कहूंगा ज्यादा सा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु फिर भी मैंने क्या लिया है, एलॉय को क्या माना है मैंने, ये हम मेटल को मिलाकर बनाते हैं, ज्यादा पोर्शन किसका होता है, मेटल्स का हम लेते हैं इसमें, तो जो बिहेवियर है थोड़ा बहुत मेटल की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, ये आ गया ना, टेम्परेचर बढ़ाया, एक तो कह रहा है एन बढ़ना चाहिए और एक कह रहा है टाउ घटेगा, दो फैक्टर है ना, ये देखो ये तो क्या कह रहा है एन बढ़ रहा है और ये क्या कह रहा है टाउ घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। फिर भी अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली बढ़ेगा, क्योंकि मेटल है और मेटल के केस में क्या होता है बेटा, पहले बताया थोड़ा सा बढ़ता है, तो आर और रो का ग्राफ अगर मैं देखूं तो ये बता दिया आपने, स्लाइटली इंक्रीज इन आर और रो विद टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इसको पॉज करके पूरे को नोट कीजिए। अभी देखिए बेटा, हमने जो अभी थ्योरेटिकल चीज पढ़ी थी ना, उसको अभी मैथमेटिकली लेके आएंगे, तो हमें अभी निकालना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और जो चीजें पढ़ी हैं उनको हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे, प्रूव करेंगे भी वो चीज और ये चीज एक ही है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, मैं एक से ही करवा रहा हूँ आपको। तो भाई प्रैक्टिकल देखो, जब प्रैक्टिकली ये देखा गया, जब मान लिया हमने एक्सपेरिमेंट किए कंडक्टर के ऊपर, सेमीकंडक्टर पर या एलॉय के ऊपर, तो ये देखा गया कि हर एक केस में क्या हो रहा है, जैसे मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, तो पहले ये लिखा है भाई प्रैक्टिकल इट इज फाउंड दैट चेंजिंग टेम्परेचर को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये टी ओ मेरा ओरिजिनल टेम्परेचर है, मैंने इसको नोटेशन दी है, ये हर बुक में अलग अलग हो सकती है बेटा। अगर मैं ओरिजिनल टेम्परेचर से टी ओ प्लस डी टी क्या है मेरा चेंज इन टेम्परेचर, यानी मैं टेम्परेचर में अगर डी टी का चेंज लेके आ रहा हूँ ना, तो मेरा रेजिस्टेंस में भी डी आर का चेंज आ रहा है। तो ये देखा गया कि डी टी टेम्परेचर चेंज करने के बाद रेजिस्टेंस आल्सो चेंज, रेजिस्टेंस भी उतना ही चेंज हो रहा है। ओरिजिनल मैंने ले लिया आर ओ, और जो चेंज होने के बाद कितना है आर ओ प्लस डी आर, ये डी आर बढ़ रहा है घट रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ क्या बोला बेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इंक्रीज कब होगा डिक्रीज कब होगा। तो देखिए अब फिर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, डी आर क्या है बेटा चेंज इन रेजिस्टेंस, और चेंज फिजिक्स में कैसे निकालते हैं हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने फाइनल रेजिस्टेंस को बोल दिया आर एफ, और जो इनिशियल था मेरा उसको मैंने ओरिजिनल बोल दिया आर ओ, आर एफ माइनस आर ओ। तो ये बता रखा है मैंने, आर एफ इज द फाइनल रेजिस्टेंस एंड आर ओ इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आया बेटा? हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर ऐसे यूज हो आर एफ माइनस आर आई इनिशियल बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज तो देखी गई, तो यहां से क्या कंक्लूड किया गया, कंक्लूजन क्या निकाला गया, ये देखा ना, तो ये कंक्लूजन यहां से बना बेटा, ये ला चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जब बार बार ये प्रैक्टिकल करे, हमने अलग अलग मटेरियल लिए, तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा कब आता है, जब शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा था ना, तो चेंज भी ज्यादा आ रहा है। तो पहला तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा था, वो चेंज इन टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा था। तो क्या हुआ बेटा, जो हम किसका चेंज देख रहे हैं रेजिस्टेंस का, वो दो चीजों पर है, एक तो शुरू में वैल्यू कितनी थी, भी शुरू में अगर वैल्यू ज्यादा है तो चेंज भी ज्यादा, और दूसरा हमने ये देखना है कि जो टेम्परेचर का हम चेंज ले रहे हैं वो कितना है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा बाई कंबाइनिंग 1 and 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं कोलेक्टिवली, डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर ओ इंटू डी टी। तो मैंने कंबाइनिंग 1 and 2 ये लिख दिया, डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर ओ इंटू डी टी। ठीक है, कंबाइन करने के बाद अब इस वाले निशान को जब हम हटाएंगे, फिजिक्स में पता है आपको, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो इक्वल का निशान लगता है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान लगाया, और ये बाई चांस जो यहाँ पर कांस्टेंट आया वो वैसा ही आ गया जैसा प्रोपोर्शनलिटी है। ये यूज है बेटा, ये हमारी क्या है फिजिक्स में नोटेशन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये अल्फा है, इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कब बोलेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल के लिए क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ ले आया हमें, इक्वेशन 3 क्या था, डी आर इज इक्वल टू अल्फा
आर नोड इंटू डी टी। अब आपको क्या पढ़ना था बेटा टॉपिक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा निकालना है, तो इसके साथ वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी। अल्फा क्या आ गया, डी आर डिवाइड बाई आर ओ डी टी, आर ओ डी टी। क्लियर है। अल्फा अल्फा की यूनिट देखिए क्या आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। नीचे भी रेजिस्टेंस है, ओम। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी बेटा, चाहे तो डिग्री सेल्सियस में मापेंगे चाहे डिग्री केल्विन में, ओम से ओम कैंसिल हो गया। तो यूनिट क्या है अल्फा की, 1 डिवाइड बाई डिग्री सेल्सियस बोल दो या डिग्री केल्विन। तो पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन ये यूनिट होगी, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, ये अल्फा की यूनिट। ठीक है। अब डिफाइन करना है इसको, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, यहां से पढ़ो क्या बता रहा है। अल्फा इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब डिवाइड में आ गया तो क्या बोलते हैं डिवाइड के लिए वर्ड अपन, पर यूनिट। अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये भी तो डिवाइड में ना, तो एक बार पर फिर यूज करेंगे। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। ये हो गया बेटा हमारा मैथमेटिकल। ठीक है। अब अपन जो फॉर्मूले यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए वो इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो यहीं से देखिए ये निकाला था हमने, इक्वेशन नंबर 3 ये थी हमारे पास, डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डी टी। डी आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस। कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, आर एफ माइनस आर ओ इज इक्वल टू अल्फा आर ओ डी टी। ठीक है। अब ये यहाँ पर जो आर ओ था इसको यहां से मैं यहां ले गया। ठीक है। आर ओ को इधर मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो आर एफ इज इक्वल टू आर ओ को कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ बच गया प्लस अल्फा डी टी। ये आ गया आपकी इक्वेशन। इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर यूज करते हैं। ये किसके लिए आया बेटा, ये आया रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टिविटी के लिए अगर यही रिलेशन लिखना हो आपको तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे ये फाइनल रेजिस्टेंस है तो वहां लिखोगे फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डी टी। डी टी क्या है यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया। अब यहां से अगर अल्फा डिफाइन करना होता है, अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, यहां से अगर मैं अल्फा लिखूं, अल्फा हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यहीं से सोल्व कर लोगे इसको, ये इधर आ जाएगा रो एफ माइनस रो जीरो इज इक्वल टू रो जीरो अल्फा डी टी। तो ये अल्फा, यहाँ कई बुक्स के अंदर इसको अल्फा बार से डिनोट किया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज एक ही है। क्यों, रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। न्यूमेरिकल में या तो रेजिस्टिविटी देगा या क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। अब देखिए अभी अभी हमने ये पढ़ा है कंडक्टर। कंडक्टर में बेटा क्या पढ़ा था, कंडक्टर में हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, क्या करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही पढ़ा था ना, अभी हम पढ़ के आए हैं इससे पीछे। तो अब यहाँ देखते हैं, तो इसका मतलब यही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है बेटा। ये बात कहना और ये कहना एक ही मीनिंग है इनका। देखो टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा कितना है, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा। अल्फा निकालिए, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, डी आर। डी आर क्या होगा, आर एफ माइनस आर नोट इज ग्रेटर देन 0। तो आर एफ इज ग्रेटर देन आर ओ। तो यही तो बात है बेटा। आर एफ क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, आर ओ क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो एक ही तो मतलब हुआ। ये कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से बाद वाला रेजिस्टेंस पहले वाले से ज्यादा आएगा, यही बात तो यहाँ कहने की कोशिश है। तो ये हमने मैथमेटिकली कर दिया। अगर पूछा जाए कंडक्टर के केस में अल्फा, तो तुम क्या कहोगे, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। अब सेमीकंडक्टर पर आ जाओ बेटा, अल्फा क्या कह रहा है, नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 0 से क्या है बेटा, कम। फिर अल्फा वही, ये अल्फा रहा। अल्फा की वैल्यू डी आर। डी आर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल।
लेस देन 0, ये डिवाइड वाले का फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, ये डिवाइड में है टर्म, ये तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो गया आर एफ, ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। यही तो था जो ग्राफ बनाया था हमने सेमीकंडक्टर में, वो कैसे जा रहा था नीचे की तरफ। तो सिंपली सेमीकंडक्टर के लिए पूछा जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब एलओए पर आ जाओ बेटा, एलओए अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, 0। 0 का मतलब क्या हो गया, अल्फा 0 होने का मतलब अल्फा कितना था, आर एफ माइनस आर ओ, ये ना डी आर, डिवाइड वाली टर्म में दिख रहा, ये 0 है, तो इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सारे अपन ने मैथमेटिकली ले दिए, ठीक है, और पीछे हमने थ्योरेटिकली पढ़ दिए ना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। लो नोट कीजिए बेटा अपनी नोटबुक में इसको। हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इसमें हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं ना बेटा, रजिस्टर क्या है, जैसे इसके अंदर से मेरे को करंट गुजारना है, तो अगर ये मटेरियल उस करंट का विरोध कर रहा है, करंट गुजरना चाहिए, करंट अगर गुजर रहा है और ये उसका विरोध कर रहा है, तो इस मटेरियल को मैं रजिस्टर बोलूँगा। क्या बोलूँगा बेटा, रजिस्टर। तो कई बार मैं रेजिस्टेंस वर्ड यूज करूँ तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, और अगर मैं रजिस्टर कह रहा हूँ तो वो मटेरियल खुद की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो दो तरह के मटेरियल के हम मेनली यूज करते हैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट अपन कोई भी बनाते हैं उसके अंदर। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, या मैं बात करूं रजिस्टर की बात करूं, दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक तो किसका बना होता है बेटा, एलोइज का। अभी इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ पीछे वाले के साथ। एक तो एलोय का बना होता है और दूसरा किसका होता है बेटा, कार्बन रजिस्टर होता है। तो अब दोनों को वन बाय वन देखेंगे। देखो एलोय की सबसे बढ़िया बात क्या थी, अपन ने अभी पढ़ा है। एलोय क्या करता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो एलोय क्या करेगा, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने पढ़ा था ना, ऑलमोस्ट उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, थोड़ी सी बढ़ती है। तो बेटा हम ये चाह रहे हैं, अभी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करें, जैसे अब तुम्हारे यहाँ पर प्रैक्टिकल्स आएंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियोमीटर के भी हैं, ठीक है, मीटर ब्रीज का भी आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उसके अंदर ये होता है, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं ना बेटा, तो हम ये नहीं चाहते कि उस प्रैक्टिकल के बीच में जो भी हम कोई वायर प्रयोग कर रहे हैं उस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हमने शुरू में जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया है ना, हम लास्ट तक उसी रेजिस्टेंस के ऊपर अपना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। अब अगर कंडक्टर ले लिया, तो हमने कंडक्टर का ले लिया कोई, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसका रेजिस्टेंस बीच में क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसके लिए जो आप प्रैक्टिकल में यूज करते हैं ना बेटा, वो एलोय का रजिस्टर यूज करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो, जिससे आपका करंट है ना वो चेंज ना हो। रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदल जाएगा। समझ में आया बेटा। तो एक तो ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया भी, आपको अगर एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो आप एलोय का प्रयोग करो, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले ये आ गया रजिस्टर मेड ऑफ एलोय। पहले प्रकार के रजिस्टर हुए हैं जो एलोय से बने होते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज, इनका फायदा क्या है कि देयर आर डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। उनका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये एडवांटेज है। तो जो एलोय है वो किस प्रकार के, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इस तरह के लेते हैं आप, ठीक। अब बात आई, इनकी कोई कमी रही होगी तभी तो अपने को दूसरे प्रकार के बनाने की जरूरत पड़ी। हाँ बेटा, इनकी कमी क्या है, ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रैक्टिकली दे आर ऑफ लो वैल्यू, दे आर ऑफ लो वैल्यू। इनकी वैल्यू कम होती है बेटा। ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस हम इनसे नहीं निकाल सकते। ज्यादा बड़ा मतलब बड़ा ऐसे नहीं है जो ज्यादा अपोज करे। समझ में आया। देखिए कार्बन रजिस्टर। अब हम कार्बन रजिस्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसका यूज करके आप कितनी भी बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हो। दे प्रोवाइड्स हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इनसे हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है, वैल्यू हाई होने के साथ इनका साइज नहीं बढ़ेगा, दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्पैक्ट इन नेचर, आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हो आसानी से इनको, कॉम्पैक्ट साइज, ठीक है बेटा। अब इनका भी नुकसान क्या है, बहुत ही छोटा साइज होने के कारण
इनके ऊपर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे सपोज करो हमारे पास 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इतना छोटा साइज है कि आप 1000 ओम उसके ऊपर लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए अपन कलर कोडिंग यूज करते हैं। व्हाई वी यूज कलर कोड। अब अपने ये आता है दिमाग में, यार फिजिक्स पढ़ रहे थे, कलर कहाँ से आ गए इसमें, ठीक है। तो कलर क्यों प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है साइज में, अपने जो सुई देखी है ना आपने निडल, उसी तरीके से, ठीक है, उतना ही बड़ा होता है। तो उसके ऊपर वैल्यू कहाँ लिखेंगे हम, तो इसीलिए आप किसका प्रयोग करते हैं बेटा, कलर कोड का, यानी कोडिंग दे देते हैं, ठीक है, इशारा सा हो जाता है। उससे आप क्या बताएंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे। तो यही हो गया व्हाई वी यूज कलर कोड, सिंस दे आर स्मॉल इन साइज सो वी कैन नॉट राइट वैल्यू ऑन देम, उनके ऊपर हम वैल्यू नहीं लिख सकते, देयरफॉर वी रीड देयर वैल्यू बाय देयर कलर कोड, और कलर कोड से उनकी वैल्यू पढ़ते हैं। एक्चुअल में किस तरह होता है, इस तरह का एक रजिस्टर, ये तो बड़ा बनाया है मैंने, वास्तव में वो जो आपकी सुई का मैंने एग्जांपल दिया था ना, उतना सा साइज होता है इनका। तो उसके ऊपर 4 बैंड होंगे बेटा, चारों बैंड के ऊपर अलग अलग कलर होगा। ये कार्बन रजिस्टर है, देयर आर 4 बैंड ऑफ कलर ऑन कार्बन रजिस्टर। जो कार्बन का रजिस्टर उसके ऊपर 4 प्रकार के बैंड होंगे, उन चारों के ऊपर कलर होगा। उस कलर को देखकर हमें क्या पहचानना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पहचानना है, ये बताना है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ये आप नोट कीजिए बेटा, और वो कलर कोड की जो टेबल है वो आप अभी लिखते हैं। कलर कोडिंग देखिए बेटा, रेजिस्टेंस के ऊपर कलर कोडिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कार्बन का रजिस्टर है, उसके ऊपर हम अलग अलग कलर देंगे और उन कलर को देख के ही हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं बेटा, एक ये वर्ड है, इसको हम याद रखेंगे, आप इसको याद कर लोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। कहता है बीबी रॉय, नाम है जैसे किसी का, बीबी रॉय है, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, कहता है हैज वेरी गुड वाइफ, जो क्या पहन रखा है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है, जिसने गोल्ड सिल्वर के गहने पहने हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये जो अंडरलाइन कर रखा है ना मैंने, वो वर्ड याद रखने हैं, ऑफ को नहीं रखना, हैज को नहीं रखना, वियरिंग को नहीं रखना, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जैसे शुरुआत वाले देखो, बी 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 लिख दिया मैंने, आर ओ वाई, बीबी रॉय हो गया, ग्रेट का जी, एक एक लेटर उठाना आपको आगे वाला, जी, ब्रिटेन बी, वेरी वी, गुड जी, वाइफ डब्ल्यू, वियरिंग नहीं उठाना, गोल्ड का जी, गोल्ड, एस का एस, सिल्वर, नेक, इसका एन उठाना है, एन का मतलब नो कलर, एन का मतलब नो कलर, ठीक है बेटा। ये शॉर्ट याद हो गया आपको। याद करने का तरीका क्या है कलर कोड को, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बेटा एक दो बार बोलोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये पूरा एक एक आगे लिख देंगे आप। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, जैसे शुरुआत में 2 भी आए तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, आपको बढ़िया ध्यान से याद रखना है। पहला जैसे आप कोई भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला कलर क्या लेना है आपको, ब्लैक, फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्राउन। यहाँ गड़बड़ नहीं कर देनी है, कई बार आप यही गलती कर देते हैं, पहला ब्लैक दूसरा ब्राउन, बीबी, ठीक है। अब उसके बाद जी 2 है बेटा, एक ये जी है एक ये जी है। तो पहला जी की अगर मैं बात करूं, GRE, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ग्रीन बनाना, आपको क्या बनाना है, ग्रीन, ठीक है। और दूसरा जो जी है, देखिए कहां से बनाया मैंने, गुड। गुड क्या होता है, आप ये कहते हैं ना, गुड क्या होता है बेटा, ग्रेट होता है, तो इसको आप यूं याद कर लो कि गुड मतलब ग्रेट, ग्रे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रे, क्लियर है। अब उसके बाद बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये 2 आए थे, और क्या 2 आ रहे हैं बेटा, बी बल्कि 3 है, पहला ब्लैक हो गया दूसरा ब्राउन, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर है ना, ब्लैक और ब्राउन, तो तीसरा जो बी आएगा वो ब्लू। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, Y for violet, G for grey, W for white, and this G for gold वो as it is उठाया, S for silver,
और लास्ट वाला नेकलेस था ना, नेकलेस का मैंने ये उठाया कि नो कलर, कोई कलर है ही नहीं, ठीक है। फिर अपन ने क्या करना है, यहाँ पर अपन ने नंबरिंग कर देनी है। तो नंबरिंग में एक गलती ज्यादातर बच्चों से जो होती है, हम देखते हैं कि वो शुरुआत 1 से कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0। कहां से स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट फ्रॉम 0 से शुरू करो, 1 से नहीं करना है। 0 से लेके कहां तक चलोगे, यहाँ वाइड तक आप 9 नंबर दे दोगे। कहां तक बेटा, वाइड तक, 9 तक दे दिया आपने, ठीक है। ये आगे उसके बाद क्या करना है, ये जितने भी नंबर आए ना उनको 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 है, 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1 2 3, ये हो गया पूरा 9 तक। और लास्ट वाले जो 3 कलर हैं, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये ±5%, ±10%, ±20% हो गया बेटा। ये टेबल याद करनी थी आपने। अब आ जाओ यहाँ पर, क्यों करा ये सब कुछ आपने। मैंने क्या कहा था कि कार्बन का जो रजिस्टर होगा ना, उसके ऊपर कलर दिए होंगे आपको। इस तरह ये बैंड है बेटा, 4 बैंड दिए होते हैं आपको, कई बार 3 होते हैं। तो देखिए जो पहला बैंड है वो क्या बताएगा, मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट बैंड। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट बैंड को किससे लिखा, ए से। फर्स्ट बैंड क्या देता है, गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एसएफ का मतलब क्या है, यहाँ पर एस मतलब सिग्निफिकेंट, एफ का मतलब बेटा फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कोई अंक, कोई संख्या। तो पहला क्या देगा, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। बी है दूसरा बैंड, ये क्या देगा, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। और जो तीसरा बैंड है ना बेटा, उसका मतलब ये होगा जो पहले 2 आगे ना, उनको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। पावर ऑफ 10 विद विच अबव 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर मल्टीप्लाइड। और जो चौथा बैंड होगा वो क्या देगा आपको, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ आर। आपको ये बताएगा जो आर की वैल्यू आई है वो कितनी वेरी कर रही है, कितना कम या ज्यादा वो रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी इससे फिक्स रेजिस्टेंस नहीं आएगा, वेरिएशन आएगी। समझ रहे हो, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते आप, वेरिएशन देगा। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखिए सपोज करो मैंने पहला बैंड ले लिया ब्राउन, ऐसे कलर दिए होंगे आपको, कलर पहचान लोगे आप, ब्राउन है पहला कलर जैसे, ठीक है। दूसरा कलर सपोज करो मैंने ले लिया ऑरेंज, कैसा कलर ले लिया बेटा, ऑरेंज, ठीक। और तीसरा मैंने ले लिया ब्राउन, कैसा ले लिया, ब्राउन। और ये मेरा है सिल्वर, ये क्या है, सिल्वर। तो अब मेरे को इस कलर को देख के क्या बतानी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो कलर है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट बैंड कौन सा कलर है, ब्राउन। तो क्या कहता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा आपको। तो ये है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या है आपके सिग्निफिकेंट फिगर, ये है पावर ऑफ 10, ये है पावर ऑफ 10, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सा कलर, ब्राउन। तो ब्राउन का कौन सा हो गया बेटा, ब्राउन का हो गया 1, कौन सा हो गया, ब्राउन लिया ना अपन, हाँ ब्राउन, ब्राउन का क्या हो गया 1, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ गया बेटा। अब दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा, दूसरा बैंड हमने कौन सा लिया, ऑरेंज, ये ऑरेंज रहा, ये ऑरेंज। क्या होता है, सेकंड बैंड क्या देता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यही है तो सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये कितना आ गया 3, कितना आ गया बेटा 3। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए, सिंपल नंबर लिख दिए जो भी कलर थे। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा बैंड कैसे कलर का है, ब्राउन। तो तीसरा बैंड क्या कहता है, पावर ऑफ 10 लेनी है, क्या लेनी है, पावर ऑफ 10। और उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पावर ऑफ 10 को किसके साथ, जो आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है उनसे। तो तीसरा कलर देखिए कौन सा, ब्राउन। ब्राउन का 3 नहीं लोगे, पावर ऑफ 10 लेनी है, कितना है 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3। समझ में आ गया। अब चौथे बैंड पर आ जाओ, ये टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है वेरिएशन। अब एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, कौन सा चौथा, सिल्वर। तो आप सिल्वर में गए, सिल्वर में कितने % का वेरिएशन होता है, अगर सिल्वर का है तो ये 10% होता है, ये हो गया ±10%, ±10%। ये कितनी वैल्यू आ गई बेटा, किसकी, रेजिस्टेंस की, इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस आ गया। बोलो क्लियर आपको। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें आपको ऐसे ये पहला बैंड दे दिया, पहले बैंड का कलर दे दिया सपोज करो रेड, ठीक है। दूसरे का कलर दे दिया येलो, ठीक है। और सपोज करो इसका कलर दे दिया आपको ब्लू। 3 बैंड दिए आपको, ठीक।
ठीक है, आपको कार्बन रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बताओ बेटा, सबसे पहले रेड का सिग्निफिकेंट फिगर देखो, रेड कलर का है ये रहा, रेड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, ठीक है। दूसरा क्या है येलो का सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितना है 4, ठीक है, आ गया ना 2, इसका कितना हो गया 4। अब तीसरा देखो ब्लू, इसको क्या करना है 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। ब्लू कौन सा बेटा, यहाँ पर ये रहा ब्लू, तो ब्लू में कितना है 10⁻6, 10⁻6। अब यहाँ पर चौथा बैंड नहीं है, चौथा बैंड नहीं होने का मतलब कोई कलर नहीं है, या तो बैंड ना ही दे या दे और उसके ऊपर कोई कलर ना दे, आपको कुछ ना दे, दे भी ना या कलर ना दे। जैसे ये बैंड दे दिया, इस पर कोई कलर नहीं लिखा इसमें, तो इसका मतलब क्या है भी, इसमें वेरिएशन कितनी है 20%, प्लस माइनस 20%। तो ये वैल्यू होगी बेटा इसकी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हो गया बेटा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस का। करिए बेटा आप इसको नोट कीजिए।